अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अबू सालेह, मेरा यूट्यूब चैनल हलाल स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा इस यूट्यूब चैनल पे ये 6th वीडियो यानी 6वां वीडियो है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो कुछ भी अपलोड किया है उसमें से आपको जो ट्रेडिंग व्यू का बेसिक्स है, बेसिक टूल्स है, उसके बारे में जानकारी दी है और ट्रेडिंग जर्नी को किस तरह से हलाल तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में मैंने जानकारी दिया है और किस तरह का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ये बारे में मैंने जानकारी दी है। ये सारे जो लिंक्स है मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वो सब आप जाके देख सकते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो जो मैं आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है ये इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं वो सारे कैंडल स्टिक्स, जितने भी कैंडल स्टिक्स है, मैं टोटली कंबाइन करके 3 कैंडल स्टिक्स बनते हैं, जिसमें आपको एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव और तीसरा एक कैंडल होता है इंडिसिशन। अब ये 3 कैंडल को ही मिला के आपका टोटल फॉर्मेशन बनता है स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक का। ठीक है, तो आप चाहे आप कोई भी पैटर्न ले लीजिए जिसमें आपको जैसा कि बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं, बेरिश इंगल्फिंग बोलते हैं, या बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, या आप जो जितने भी जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं या कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, तो या ब्रेकआउट पैटर्न्स होते हैं, ये सारे के सारे जो बनते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स में बनते हैं। तो इसका टोटल कॉम्बिनेशन सिर्फ ये 3 कैंडल में ही बनता है। एक तो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया और एक इंडिसिशन होता है। तो पॉजिटिव कैंडल क्या होता है कि जब मार्केट में बायर्स का जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा होने की वजह से वो बुलिश कैंडल यानी पॉजिटिव कैंडल बनती है। और जब भी मार्केट में कोई भी स्टॉक में अगर सेलर्स का मेजॉरिटी है, वो सेलर्स के काबू में प्राइस रहता है एंड ऑफ द डे, तो वो उसको हम बेरिश कैंडल या नेगेटिव कैंडल बोलते हैं। और जो थर्ड कैंडल जो बोल रहा हूँ मैं, वो इंडिसिशन, चाहे वो आप उस इंडिसिशन कैंडल को आप हैमर भी बोल लो या आप हैमर बोल लो या उसको इन्वर्टेड हैमर बोलो या फिर जैसे डोजी बोलो या आप ड्रैगन फ्लाई बोलो या इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, जो कुछ भी बोल लीजिए, वो चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में बना हो तो वो इंडिसिशन कहलाता है। उसमें वहाँ पर क्यों इंडिसिशन कहलाता है? क्योंकि वहाँ पे कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि प्राइस को किस तरफ ले जाना है, कोई भी डिसाइड नहीं हुआ, इसीलिए उसको हम इंडिसिशन कैंडल बोलते हैं। अब ये सारे कैंडल्स क्या है ना, एक एक कैंडल आप जो भी टाइम फ्रेम को इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम का वो इंडिकेशन है। मान लीजिए कि आप एक कैंडल मंथली का देख रहे हैं, तो उस मंथ में आपको क्या होता है कि प्राइस का क्या एक्टिवनेस है, मतलब वहाँ पे सेलर्स और बायर्स का क्या उस मंथ में क्या एक्शन रिएक्शन दिखा, ये इंडिकेट करता है। इसी तरह आप वन डे के जाइए, वीकली जाइए, वन डे जाइए, या कोई भी लोअर टाइम फ्रेम है जैसे कि 4 आवर, 2 आवर, 125 मिनट्स, हाफ एन आवर और 15 मिनट्स, तो इस तरह का जितने भी आप टाइम फ्रेम में जाएंगे तो जो भी कैंडल्स वहाँ पे फॉर्मेशन दिखते हैं वो पर्टिकुलरली उस टाइम फ्रेम का एक कैंडल वो इंडिकेशन है, और उस टाइम फ्रेम के उस कैंडल में क्या डिसीजन हुआ है वो आपको इंडिकेट करता है। तो ये 3 कैंडल हैं। देखिए अभी बाकी का ये जो 3 कैंडल हैं, ये 3 कैंडल के से ही आपका फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर बनता है। तो ये कैसे होता है मैं आपको चार्ट पे ले जाके बताता हूँ। तो और मैं इसके साथ साथ आपको कोशिश करूँगा कि दो स्टॉक्स को आपको टेक्निकल एनालिसिस करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि उस स्टॉक में क्या पोजीशन बन रहा है और वो क्या आगे उसका जो टारगेट है या उसका स्टॉप लॉस टारगेट या एंट्री जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि जो कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बताया है तो उस कैंडल्स को कैसे हम पहचानते हैं चार्ट पे, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आ गया एक
प्लेन स्क्रीन खोल ले लेता हूँ। तो एक देखिए अभी तो देखिए नॉर्मली जैसे कि मैंने बताया आपको 3 तरह का कैंडल्स जो एक्चुअली चार्ट पे दिखता है, जिसमें आपको एक कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। ये मैंने यहाँ पे जो पॉजिटिव कैंडल जिसको मैं बोलता हूँ, ये मैंने ब्लू कलर में रख लिया है, और नेगेटिव कैंडल जो बोलता हूँ मैं, उसको मैंने ब्लैक में रख लिया है। तो ये कलर आप अपने मर्ज़ी से अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें जो ब्लू कैंडल यानी ग्रीन कैंडल यानी पॉजिटिव कैंडल जो बनती है, इसमें ये बायर्स का कंट्रोल में प्राइस है ये इंडिकेट करता है। और उसी तरह से जब नेगेटिव कैंडल बन रही है, रेड कैंडल या नेगेटिव कैंडल या कोई भी आपका कलर का नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाला कैंडल जो बनता है, वो आपको सेलर्स का डोमिनेट करती है। तो और जो तीसरा कैंडल जिसको मैंने बताया इनडिसीजन बोले तो जैसा कि यहाँ पे आपको छोटा छोटा पिन कैंडल के जैसा बन रहा है। यहाँ पे एक पिन कैंडल, ये आके छोटा सा हैमर बना, और यहाँ पर एक इन्वर्ट ये डोजी बना, इसको ड्रैगन फ्लाई ग्रेवयार्ड डोजी बोलते हैं। और उसी तरह से आपको और दूसरा बोले तो इधर जैसा कि ये हैमर बना, और ये इन्वर्टेड इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ग्रेवयार्ड डोजी, और प्रॉपरली, और ये जो है एग्जैक्टली इन इसको बोलते हैं हम, जैसे कि ना ऊपर गया ना नीचे गया, इसको भी हम इनडिसीजन कैंडल। ये लेकिन जितने भी ये छोटे छोटे कैंडल जो बन रहे हैं, ये सारे क्या है, इनडिसीजन कैंडल है। और डिसीजन कैंडल और इनडिसीजन कैंडल में डिफरेंस क्या है? डिसीजन कैंडल वो होता है जिसमें डिसाइड हुआ है। जैसा कि मान लीजिए जब प्राइस नीचे से होते हुए ऊपर गया, और यहाँ पर आपको ये जितने भी कैंडल्स बने, 1 2 3 4, ये जितने 4 कैंडल्स बने हैं, ये सारों में क्या है, प्राइस डिसाइड नहीं हुआ कि कहाँ पे जाना है। तभी जाके ये 4 यानी ये जब मंथली में मैं डाल रहा हूँ, तो ये कैंडल 1 मंथ का इंडिकेट करता है। तो ये 4 मंथ से प्राइस क्या कर रहा था, बस इसी जोन में ऊपर तो गया। ऊपर जाने के बाद वापस वहाँ पे सेलिंग प्रेशर का लेते हुए नीचे की तरफ आया, और जब ये नीचे की तरफ आके इस रेंज में क्लोज किया, तो इसी रेंज में ये पूरे 4 महीने बिता दिया। अब जब 4 महीने बिताने के बाद ये क्या किया कि इस रेंज का यहाँ पर ये जो इसका रेंज का लो था, इसका ब्रेकआउट देके क्लोजिंग भी इसके नीचे दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये डिसाइड हो गया, यानी प्राइस को जब ये ऊपर जाने दे ही नहीं रहे थे। कौन? सेलर्स जाने दे ही नहीं रहे थे, तभी जाके ये डिसाइड बना के ये प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाएंगे बोल के। तो ये कैंडल में क्या हुआ, डिसाइड हुआ कि सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ ले गए, सेलर्स के कंट्रोल में प्राइस चला गया। तो जाने से पहले ये 4 महीने तक कंसोलिडेशन जोन में ही था। तो ये कंसोलिडेशन जोन जहाँ पे आपको ये छोटा छोटा कैंडल दिख रहा है, ये आपको मंथली में ये जो पिन कैंडल जो भी बना है, या इन्वर्टेड हैमर जो भी बना है यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल, ये अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो ये वहाँ के छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक बड़ा कैंडल दिखता है, जैसा कि ये यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। तो इसी तरह अगर आप वीकली में चला जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर जब आप यहाँ पर आ गए, तो वीकली के हिसाब से ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना, और दूसरे दिन अच्छी खासी बेरिश कैंडल बना। लेकिन उसका रेंज देखिए, जब आप ये रेंज का हाई और लो मार्क कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको ये दिखता है कि ये 4 महीने भी, यानी जब आप मंथली में जाएंगे, तो मंथली में ये पूरा 4 महीने यहाँ पे है ये, सॉरी। तो जब आप मंथली में जा रहे हैं, तो देखिए ये मंथली में जाने के बाद इसका प्राइसिंग, ये जो प्राइस है, ये प्राइस यहाँ पे जहाँ पे मैंने कंसोलिडेशन किया है इसको बोल रहा हूँ। तो इसको आप जब वीकली में कन्वर्ट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप देखेंगे कि प्राइस क्या हुआ कि नीचे से ऊपर आने के बाद वापस जब ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर मिलने के बाद जब ये रेंज में आया, तो ये रेंज में क्या हुआ कि प्राइस इसका हाई और इसका लो, इसी के बीच में ये दरमियान में घूमता रहा इतने हफ्ते तक। तो ये क्या है कि इस छोटे टाइम फ्रेम में, यानी मंथली के हिसाब से वीकली का तो छोटा टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर ये कैंडल क्या है कि
फुल्ली मतलब डिसीजन दिख रहा है, लेकिन है तो ये इनडिसीजन ही। इनडिसीजन किस में? मंथली में। लेकिन जब आप वीकली में आ रहे हैं तो ये डिसीजन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि प्राइस ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, लेकिन कोई रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ तोड़ नहीं पा रहा है। कब तक? जब तक कि इस रेंज के नीचे क्लोजिंग नहीं आई तब तक। अगर क्लोजिंग ऊपर आ जाती तो प्राइस ऊपर जा सकता था, और क्लोजिंग नीचे आई है तो ये नीचे की तरफ प्राइस इधर मुड़ गया है। तो ये इस जोन को क्या करते हैं हम इसको बोलते हैं साइडवेज जोन। नॉर्मली 3 टाइप के ट्रेंड होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, जो हायर हाई लोअर हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते जाता है। और दूसरा होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर या नेगेटिव ट्रेंड, जिसको हम बोलते हैं हायर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर होकर हाई का फॉर्मेशन बनाया जाता है, तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर बोलते हैं साइडवेज स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ना हाई मिलेगा ना लो मिलेगा, मतलब प्राइस एक रेंज बना के उस रेंज के अंदर ही घूमता रहता है, ऊपर नीचे करके। तो जब तक वो रेंज को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, हम तो और कंसोलिडेशन जोन भी बोलते हैं। तो इस जोन में हमें क्या करना है, हमारे को ट्रेडिंग अवॉइड करना है, जिसमें हम बोलते हैं अगर आपका जोन वो जो जोन है वो जोन आपको 5 से 10% का जोन है, तो आप बॉटम में बाय और टॉप में सेल करना है। और अगर आपका प्राइस का जोन 1 to 2% है तो इस तरह के स्टॉक्स में आप ट्रेड करने से उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो टाइम का जब तक वो जो साइडवेज कंसोलिडेशन जोन है उसको तोड़ के कोई एक डायरेक्शन नहीं दिखा देता, तब तक आप उस ट्रेड में आप पैसा बनाने के लिए मुश्किल होता है। तो जब भी आप पैसा बनाना है तो आपको ट्रेंड में रहना है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड में रहना है, तभी जाके आप किसी भी स्टॉक में पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन मेरा बोलने का मकसद था। तो दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरह का कैंडल, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंडिसीजन कैंडल। तो ये जितने भी छोटे छोटे कैंडल बने हैं जिसमें डिसाइड नहीं हुआ कि प्राइस क्या करना है, तो ये अभी मैंने यहाँ पे मंथली का रख दिया। तो इसी तरह अगर आप डेली में आता हूँ तो डेली में भी आपको इस तरह के बहुत सारे कैंडल्स दिखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने ये मार्क करके दिखा रहा है, तो ये इंडिसीजन कैंडल है, क्योंकि जब तक ये प्राइस इसका हाई नहीं निकाला तब तक इसमें कोई डिसीजन नहीं हो रहा था। तो जैसे ही इसका हाई निकाला तो ये देखिए ये प्राइस ऊपर निकल गया, तो ये डिसाइड कैंडल, तो ये हो गया पॉजिटिव कैंडल। और दूसरा, जब यहाँ पर गया ये रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से फिर भी ये कंसोलिडेशन करने के बाद वापस जब इसको इस रेंज को तोड़ा, यहाँ पर इस रेंज को तोड़ने के बाद जब इसको रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट करने के बाद ये उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो ये क्या है, ये जो फुल कलर का जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये नेगेटिव कैंडल कहलाता है। तो ये डिसाइड कैंडल हो गया। इससे पहले जो जितने भी आपको यहाँ पे इन्वर्टेड ग्रेवयार्ड डोजी या इन्वर्टेड हैमर और यहाँ पे आपको दूसरा के मॉर्निंग स्टार मिल गया, तो इस तरह के जितने भी आप जो भी चाहे नाम दे लीजिए, लेकिन वो है तो इंडिसीजन कैंडल है। वो आपको बनते कहाँ पे हैं, ये जब कैंडल ये जो जिस तरह जो भी इंडिसीजन कैंडल है, ये कैंडल या तो आपको सप्लाई जोन में बनते रहते हैं, या आपको जो डिमांड जोन कहलाता है कोई भी टाइम फ्रेम का, उस जोन में पर्टिकुलरली बनता रहता है। या फिर जब कोई भी स्टॉक ट्रेंडिंग में रहता है, ट्रेंडिंग में रहने के बाद वो क्या करता है कि जब भी जो भी कैंडल का हाई निकालता है, अगर पॉजिटिव ट्रेंड है, और इसी तरह से अगर जब भी आपका नेगेटिव ट्रेंड है और नेगेटिव ट्रेंड का लो निकालता है, तो वापस रीटेस्ट करने के लिए प्रीवियस का जो कैंडल है उसका, अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो प्रीवियस कैंडल का लो की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आता है, और अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो प्रीवियस कैंडल का हाई की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करने आता है। तो जब भी वो आता है तो वहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनाता है। जैसे ही वो कैंडल बनाता है वहाँ से फिर वापस से अपने डायरेक्शन में मुड़ता है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ मुड़ता है, वेव के बनाने की तरफ, नया हाई बनाने की तरफ मुड़ता है, और अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो नया लो बनाने की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो ये जो जब भी ऐसा करता है तो वहाँ पर जो इंडिसीजन कैंडल बनता है उसी को हम इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं। तो वो वहाँ पे आपको एज ए जोन काम करते हैं वो, तो वहाँ पे आपको नया या तो प्रीवियस जोन के जैसे काम करता है, या तो आपको नया जोन फॉर्मेशन करता है। तो ये इंडिसीजन कैंडल आपको सप्लाई और डिमांड जोन को बनाने का एक इंडिकेट करते हैं, या चाहे वो सप्लाई जोन पुराना हो या आपका नया जोन बन रहा हो।
तो ये इंडिकेट करता है इंडिसिशन कैंडल। तो देखिए डिसीजन कैंडल में क्या होता है, प्राइस, जैसे कि आपको डिसीजन कैंडल में दो टाइप का डिसीजन कैंडल बताया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसा कि आपको मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, पॉजिटिव कैंडल बोले तो अगर समझ लीजिए कि ये एक कैंडल है, तो ये कैंडल क्या है कि ये ग्रीन कैंडल है, जिसको हम आप पॉजिटिव कैंडल में बोल रहा हूँ। तो अभी इसको पॉजिटिव कैंडल हम पहचानते कैसे हैं? देखिए, पॉजिटिव कैंडल वो होता है जो बॉटम में ओपन होता है और टॉप पे जाके क्लोज होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैंडल। और इसका भी हाई और लोस रहता है, जैसे कि अभी मैंने ये वाला एक विक लगाया यहाँ पे, और दूसरा ये वाला भी एक विक लगाया। और ये विक रहना ही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। किसी में क्या होता है, टॉप वाला विक नहीं रहता है और किसी में बॉटम वाला नहीं रहता है, या किसी में बॉटम वाला या टॉप वाला दोनों में कोई एक छोटा भी रहता है या नहीं भी रहता है, तो ऐसा भी होता है, या ये इस तरह के विक भी बनता है। तो ये जो विक है इसको हम बोलते हैं शैडो बोलते हैं, और इसको हम विक भी बोलते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अभी जैसा कि मान लीजिए ये प्राइस यहाँ पे बॉटम में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ गया, जिसको हम बोलते हैं लो। ये जो नीचे का पॉइंट बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लो। यानी ये इस कैंडल का लो है। कौन सा? ये जो विक है, ये विक जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये इस कैंडल का लो बोलते हैं इसको। और इसी तरह ये जो ऊपर की तरफ है इसको बोलते हैं हम हाई, इसको बोलते हैं हाई। ठीक है। तो और इस कैंडल में मैंने जैसा बताया बॉटम में ओपन हो रहा है, तो ओपन कहाँ पे हो रहा है? ये बॉटम में हो रहा है, बॉटम ओपन। तो ये हो गया इसका ओपन। कौन सा? ये वाला। ये मैं एक एरो मार्क के थ्रू आपको बता देता हूँ। ये हो गया आपका ओपन। ठीक। और ये हो गया आपका क्लोज। ये हो गया क्लोज। ठीक है। तो ये हो गया क्लोज। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैंडल। क्यों? क्योंकि ये बॉटम में ओपन हुआ है और हाई जो क्लोज हुआ है वो ऊपर की तरफ हुआ है। और ये जो ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक या शैडो जिसे बोलते हैं हम, अगर ओपन यानी ऊपर के नीचे जो विक बनी है उसको लो बोलते हैं, और वो हाई क्लोजिंग के ऊपर जो बनी है उसको हाई बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैंडल। ये बोलते हैं इसको हम पॉजिटिव कैंडल। पॉजिटिव कैंडल, इसको ये वाला कैंडल हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैंडल। ठीक है। तो और दूसरा और कैंडल बनता है, इसको हम बोलते हैं इसको हम रखते हैं इसको नेगेटिव कैंडल। इसका मैं कलर आपको चेंज कर देता हूँ। ठीक है। ये नेगेटिव कैंडल, और इसका भी विक मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। ये विक हो गया। ठीक है। अभी देखिए इसमें ओपन कहाँ से होता है? जैसे कि मैंने बताया ओपन इसका ऊपर रहता है, ओपन जो इसका रहता है ये ऊपर की तरफ रहता है। ठीक। और इसका जो क्लोजिंग आता है वो क्लोज जो रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। ठीक है। ये नीचे की तरफ रहता है, और इसको भी मैं आपको एरो मार्क के थ्रू आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन और क्लोज। और ये जो विक है ये लो ही रहता है, जो लो है ये लो ही रहता है, और जो ये हाई है,
जो हाई है ये हाई ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव कैंडल, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैंडल, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैंडल। नेगेटिव कैंडल, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव कैंडल। देखिए अभी आप इस पर गौर कीजिए कि आपका देखिए ये जो पॉजिटिव कैंडल जिसको मैं बता रहा हूँ इसमें और नेगेटिव कैंडल जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस सिर्फ ओपन और ओपन क्लोज का है, और हाई और लो वो सेम ही है। यानी पॉजिटिव कैंडल में ओपन जो हो रहा है ये बॉटम में हो रहा है, और नेगेटिव कैंडल में जो ओपन हो रहा है वो टॉप में हो रहा है। तो जब आप मान के चलिए ये आपको एक 100 रुपये का प्राइस है, यहाँ से 100 रुपये का प्राइस जब आप यहाँ से आप ले लिया तो ये क्या इस स्टॉक में क्या हो रहा है, 100 रुपये का प्राइस आपको 100 का जो प्राइस है बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया 110 तक चला गया। तो ये हो गया पॉजिटिव, इसमें क्या हुआ पॉजिटिव मूवमेंट आया। और यहाँ पे क्या हुआ है 110 से घटते घटते 100 तक आ गया, तो इसमें क्या हुआ नेगेटिव प्राइस एक्शन हुआ। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कैंडल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कैंडल। आप चाहे इसे बुलिश भी बोल लीजिए, इसको बेरिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस है। और इसके अलावा जो जैसे कि मैंने आपको बताया जो इनडिसीजन बनता है, तो वो इनडिसीजन बनने का पीछे का क्या इसका साइकोलॉजी होती है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर अपनी ये मैंने पॉजिटिव कैंडल में मैंने आपको यहाँ बताया ओपन बॉटम में हो रहा है। तो जैसे ही आपका प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस ने क्या किया ऊपर के तरफ बढ़ा। ऊपर के तरफ बढ़ने के बाद क्या किया कि ऊपर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस है फेस को, यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद क्या कर रहा है प्राइस वापस नीचे की तरफ। जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया तो क्या कर रहा है प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वो क्या करता है वापस सेलर्स के प्रेशर की वजह से प्राइस क्या करते हैं पूरा नीचे की तरफ आके इस तरह से कहीं पे क्लोज कर देता है, या फिर नीचे की तरफ पूरा इस तरफ आके, और समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, सॉरी यहाँ पे एक डिमांड जोन है। इसको नीचे के जो बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डिमांड, और ऊपर जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इसको बोलते हैं हम सप्लाई जोन। इसको आप सपोर्ट भी बोली, इसको आप सपोर्ट और इसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो सप्लाई को रेजिस्टेंस और डिमांड को सपोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप समझे कि प्राइस ने यहाँ पर अभी प्राइस इस तरह से ओपन हुआ, पहले आप ये आपको और आसानी से समझाऊं तो देखिए ये आपको एक मान के चलिए एक प्रीवियस डे का एक कैंडल है, ठीक है। तो इस तरह का एक कैंडल के पीछे अभी प्रीवियस डे में कैंडल क्या हुआ है बॉटम में ओपन हुआ, नीचे ओपन होने के बाद इसका सप्लाई लेके बॉटम में ओपन होने के बाद ये नीचे का डिमांड में यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स थे इसको लेने के बाद प्राइस ऊपर जाके क्या किया क्लोज कर दिया। ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस के पास तक गया, जाने के बाद क्या किया प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया। यहाँ तक जाने के बाद वापस आके इस रेजिस्टेंस इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दे दिया। तो ये मान के चलिए ये कल का प्राइस का एक्शन हुआ है, ठीक है। अभी आज का दिन देखिए मार्केट हर दिन या तो गैप अप ओपन होता है, या तो गैप डाउन ओपन होता है, या तो फिर फ्लैट प्राइस पे ओपन होता है। फ्लैट प्राइस का मतलब ये जो प्रीवियस डे का जो कैंडल रहता है इस कैंडल के दरमियान ही कोई भी एक जगह में ओपन होना, उसको हम बोलते हैं फ्लैट ओपनिंग। तो अगर गैप अप इसका जैसा कि क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो गया, या आपका क्लोजिंग ओपन के नीचे ओपन हो गया, तो उसको हम गैप अप गैप डाउन भी बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आप प्राइस ये फ्लैट में और जो बीच में कहीं पे ओपन हो गया तो उसको फ्लैट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आपका कैंडल ओपन ऐसा यहाँ पे ओपन हुआ, ये आज का कैंडल समझ के चलिए। तो जैसे ही ओपन हुआ तो ये क्या हुआ कि
प्रीवियस डे का क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में ओपन हुआ है, यानी या तो इसको हम फ्लैट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो 1-2 रुपये का डिफरेंस है तो उसको उतना गैप डाउन गैप अप नहीं ले सकते। अगर आपका प्राइस मतलब 100, 200, 500 का है तो उसमें 1-2 रुपये का कोई उतना मायने नहीं रखता। अगर हाँ आपका प्राइस 5 रुपये का है, कोई 2-3 रुपये का स्टॉक है या 10 रुपये का स्टॉक है, तो उसमें आपको 2-3 रुपये बहुत मायने रखते हैं। तो मैं ये 100 रुपये का जब आप एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये आपको ये अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो ये फ्लैट ही कहलाता है। तो ठीक है, तो जैसे ये प्राइस ने ओपन किया यहाँ पे, जब प्री मार्केट हुआ तो प्री मार्केट में ये प्राइस यहाँ पर ओपन हो रहा है। जैसे प्री मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 पर जब मार्केट चालू होता है तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इस जोन तक आया, इस ये जो डिमांड जोन है इस डिमांड जोन तक आया, आने के बाद फिर वापस जाके ये क्या करता है, ऊपर की तरफ फिर से जाता है। फिर से जाने के बाद ये जो है सप्लाई यहाँ तक भी चला गया, तो यहाँ तक भी जा सकता है या फिर इसके नीचे तक भी, यानी ये जो प्रीवियस डे को क्लोजिंग है उस तक भी जाके फिर से वापस भी आ सकता है। तो वापस आने के बाद ऐसे ऊपर नीचे या नीचे ऊपर ऐसा करते करते ये कहीं पर इस तरह से बना दिया, मिसाल के तौर पर ये क्या किया, इस तरह से क्लोजिंग कर दिया। तब क्या हो रहा, तो तो जब ये इस तरह से क्लोजिंग हो गया समझ के चलिए, तो अभी ये क्या हो गया, ये एक इनडिसीजन बन गया। यानी आप इसको ये जो एक जोन में ही ओपन क्लोज हुआ है तो इसमें क्या हुआ है, बायर्स और सेलर दोनों का कंपटीशन इक्वली चला है। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि कैंडल इसी तरह से क्लोज हो, तो ये कैंडल इस तरह से भी हो सकता है, या ये कैंडल और भी छोटा होके ये जो विक है ये और भी इतना ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये कैंडल इस तरफ जाके भी ऐसे भी हो सकता है, या फिर अगर आप ऐसे हो गया तो इसको आप बोलेंगे हैमर। अगर ये कैंडल आप इस तरह से क्लोज हो गया तो समझ लीजिए कि ये इन्वर्टेड हैमर। अगर आप ये इस तरफ से बीचों बीच ये प्राइस जाकर इस तरह से क्लोज हो गया तो इसको बोलते हैं हम, आप इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, जो भी नाम से पुकारना पुकार ले। लेकिन ये जितने भी टाइप के कैंडल्स मैंने अभी यहाँ पे बना के दिखाया, ये सारे के सारे क्या कहलाता है, इनडिसीजन कैंडल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से कोई डिसीजन इस कैंडल में आई नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का सेलर्स और बायर्स के बीच का जो कंपटीशन था वो दोनों इक्वली हुआ है, तो तब जाके प्रेशर दोनों तरफ से सेम है, तभी जाके आपको इस तरह का इंडिसीजन कैंडल होता है। अब ये कलर जो इंडिसीजन कैंडल का कलर चाहे रेड में भी हो सकता है, चाहे ब्लू में भी हो, मतलब पॉजिटिव कलर यानी रेड, ग्रीन या रेड में भी हो सकता है, या कोई भी आप पॉजिटिव नेगेटिव का कलर देखे रहते हैं उस कलर के हिसाब से वो पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से छोटा मोटा ऊपर नीचे होके रहता है। लेकिन है तो ये इंडिसीजन ही। डिसीजन कब होता है, अगर आपका कोई भी प्राइस इस स्टॉक के ये सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है, या कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया वन डे का, मान के चलिए ये कैंडल इसके ऊपर जिसका बॉडी मोर देन 50% ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दिया, तब जाके ये क्या कहलाता है, ब्रेकआउट। इस रेंज का ये ब्रेकआउट कहलाता है। ये बोलते हैं हम इसमें बोलते हैं ये डिसीजन हुआ। क्यों? अब तक तो ये ऐसे, ये जो इंडिसीजन है ये कितने भी बन सकते हैं, तो ये कितने भी दिन तक इसी रेंज में ये घूमता रहता है, ऊपर नीचे करके इसी रेंज में प्राइस क्या करता है, घूमता रहता है इस तरह से। जिस दिन इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, जिस दिन भी इस रेंज का ऊपर या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, तब जाके इसको हम बोलते हैं डिसीजन। अभी ये डिसीजन होने के बाद अभी देखिए, अभी आप मान के चलिए प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकआउट वैलिड कब होता है, जब इस रेंज के ऊपर ये सस्टेन करेगा, तभी ये वैलिड ब्रेकआउट माना जाता है। और वैलिड ब्रेकआउट तभी माना जाता है जब इस कैंडल के मुताबिक इस तरह का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का सपोर्ट भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कैंडल तो इस तरह सा बन गया और आपका वॉल्यूम इस तरह से छोटा सा बना, तो ये क्या होता है, ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तब और जब भी कोई भी जोन का ब्रेकआउट होता है, फर्स्ट ब्रेकआउट जो होता है वो हमेशा 90% 90 to 95% टाइम वो हमेशा फेक ब्रेकआउट होता है। ये आप ध्यान में रखिए।
जब भी आपका कोई भी जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है फर्स्ट टाइम, तो वो हमेशा फेक ब्रेकआउट होता है। अगर वो ब्रेकआउट फेक है या नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम का उसको मैच करना ज़रूरी है। अगर हाई अच्छे से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है तो ब्रेकआउट करने के बाद वो डेफिनेटली वो स्टॉक क्या करता है, आपको ब्रेकआउट करने के बाद, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे समझ लीजिए यहाँ से जब प्राइस ने उठा यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरह से सस्टेन करके फिर से जब ये नया हाई निकालता है, यहाँ से जब ये नया हाई इसको निकालता है तब ये ट्रेड क्या होता है, कंटिन्यूएशन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद वापस जब इसको आकर रिटेस्ट करने के बाद इस रेंज में ये सस्टेन करना है। ये बात हमेशा आप याद रखिए, जब भी आपका कोई भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद उस रेंज का रिटेस्ट करके वो सस्टेन होना है, तभी जाके वो ट्रेंड चेंज होता है और वहाँ से आप पॉजिटिव ट्रेंड में राइड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। जब भी ये हायर लो का फॉर्मेशन बनाता जाता है तो आप इस तरह से ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, बाई एंड डिप्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। और दूसरा एक मेथड होता है कि आपका ट्रेंड में क्या होता है कि जब आप ये ब्रेकआउट करने, ये एक मेथड ऑफ ब्रेकआउट हो गया। दूसरा एक मेथड होता है कि ब्रेकआउट होने से पहले यहाँ पर ये नियर टू सप्लाई या रेजिस्टेंस आप जो भी बोल लीजिए, उसके नीचे इस तरह से कंसोलिडेट करना है, यानी छोटा छोटा इस तरह का कैंडल बनना है यहाँ पर रेजिस्टेंस के तरफ। और अगर आप नेगेटिव ट्रेंड में फॉलो कर रहे हैं तो वो ब्रेकआउट देने से पहले या ब्रेक डाउन देने के बाद वो सस्टेन करना है, फिर जाके वो वैलिड ब्रेकआउट होता है। तो इसी तरह से सेम थिंग नेगेटिव के लिए भी अप्लाई होता है। तो इस तरह से कंसोलिडेट होने के बाद जब ये ब्रेकआउट देता है तो वापस दोबारा से, ये बात ध्यान में रखिए कि वापस ये इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए दोबारा नहीं आएगा, चाहे वो ऊपर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो या ब्रेक डाउन की तरफ हो। बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी साइड वेव्स का मार्केट का जो जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, दो कंडीशन आपको याद रखना है। नंबर 1 कंडीशन, आपको फर्स्ट ब्रेकआउट में कभी भी एंट्री नहीं लेना है। नंबर 2 कंडीशन, आपको जब भी ब्रेकआउट होता है वो वैलिड वॉल्यूम के साथ होना है, अच्छा खासा वॉल्यूम रहना है, तभी वो ब्रेकआउट वैलिड रहता है। और ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस का कंसोलिडेशन ज़रूरी है। अगर जिस ब्रेकआउट में प्राइस ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, वो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करने के जोन का ही नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लगाने के बाद उसका हाई टूटने का, उस जो प्रीवियस का ब्रेकआउट का कैंडल का हाई रहता है, हाई और जो ब्रेकआउट का कैंडल का जो लो रहता है उसी का नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता है। और जब हम इस कैंडल के बीच में, जब हम इस कैंडल का जो टॉप रहता है, जो ब्रेकआउट कैंडल का जो टॉप रहता है, उसके ऊपर हमारा बाइंग लिमिट रहता है, बाइंग जोन रहता है, तो वहाँ पर हम खरीद के उस ट्रेंड में हम फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में भी हम आप समझिए कि ब्रेकआउट हो गया, जो कैंडल ब्रेकआउट करता है वो कैंडल का जो लो रहता है वहाँ पर हमारा बाइंग रहता है। और जो उस कैंडल का जो मतलब लो जो ओपनिंग पॉइंट रहता है, ओपनिंग हाई जो रहता है, नेगेटिव कैंडल का जो हाई रहता है, वहाँ का हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो वो शॉर्ट करने वालों के लिए है। तो देखिए, पहली बात ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में क्या है कि हम शॉर्ट सेलिंग करने के लिए हमारे को कोई इजाज़त नहीं है। क्योंकि हम जो भी माल ख़रीदते हैं, चाहे फिज़िकली हो या चाहे हम ट्रेडिंग करते हो, तो हमें इजाज़त ऐसी है कि हम पहले ख़रीदना है, ख़रीद के उसको हमें हमारी मिल्कियत में लेना है, फिर जाके हम उसको सेल करना है। तो यही एक वाज़ेह रास्ता है जो हलाल तरीक़ा से करते हैं। और शॉर्ट सेलिंग उसको कहते हैं जिसको पहले हम सेल कर देते हैं।
और सेल करके फिर जाके उसको खरीदते हैं, तो वो कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। और ये शॉर्ट सेलिंग में दिक्कत क्या होती है कि शॉर्ट सेलिंग में ना आपकी मिल्कियत रहती है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग आपको डिलीवरी में नहीं मिलता फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब भी आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि ब्रोकरेज का 1:3 लेवरेज आता है, जो कि एक सूद के माने है। और जो भी आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो शॉर्ट सेलिंग में टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि आप जो सुबह ख़रीदा हुआ माल है वो दोपहर यानी शाम 3:15 के पहले आपको अपनी तरफ से स्क्वायर ऑफ कर देना है। अगर नहीं किया तो ब्रोकर अपनी तरफ से स्क्वायर ऑफ करेगा। हाँ, एक कंडीशन वो जायज़ ठहराता है कि वो आप चाहे तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी वो पैसा लेगा, तब भी आपकी वो मिल्कियत में नहीं आएगा। तो जब तक आपकी मिल्कियत में आपका माल नहीं है तो आप उसको बेचने का या वो हक़ आप नहीं रखते, तो इसलिए शॉर्ट सेलिंग हमें मना है। तो आप ये बात को ध्यान दीजिए। तो अब हम किस तरह के ट्रेड में एंट्री लेना हमारे लिए एक रास्ता है। एक तो हमारे को ट्रेंड, अगर आपको मान लीजिए कि आपका ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड के हर एक डिप में, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, जैसा कि देखिए अभी यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जब ये हाई गया, हाई जाने के बाद जब भी ये प्रीवियस लो आता है तो ये डिप मानते हैं। तो हर एक डिप में हम बाई करके उसका हाई टूटने के बाद हम हमारा टारगेट रख सकते हैं। ये तो इस तरह से हम कंटिन्यूएशन पॉजिटिव ट्रेंड में हम बने रह सकते हैं। ये एक ऑप्शन हमारा पॉजिटिव ट्रेंड में हम बाई एंड डिप्स करके प्रीवियस जो हाई बना रहता है उसका हाई का टारगेट रख के हम अपना ट्रेड में बाई एंड डिप्स करके हम अपना ट्रेड में प्रॉफिट मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है रिवर्सल ट्रेंड। रिवर्सल ट्रेंड क्या है? जैसे कि आपका कोई भी एक ट्रेंड, जैसे कि मान लीजिए आपका एक डाउन ट्रेंड में कोई एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें आपको लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई इस तरह का फॉर्मेशन बनाते हुए चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, कहीं पर भी जो भी ट्रेंड हो आपका, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री से ऊपर चढ़ता जाएगा या 90 डिग्री से नीचे गिरता जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी कोई भी ट्रेंड में क्या होता है कि वो ट्रेंड उसका लोअर लो और हायर हाई फॉर्मेशन के साथ बनता हुआ जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ में बताया है। तो इसमें होता क्या है, लोअर जब आपका पॉजिटिव ट्रेंड में तो आप बाय एंड डिप्स तो कर लेंगे, लेकिन नेगेटिव ट्रेंड में आप क्या करते हैं? नेगेटिव ट्रेंड में हमें क्या करना है, हमारे को सिर्फ बाई करके सेल करने का ही एक ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपका कोई भी लोअर डाउन ट्रेंड में जब प्राइस नीचे गिरता है तो वहाँ पर कोई सपोर्ट रहता है, उस सपोर्ट पर हम ख़रीदते हैं। और उस सपोर्ट से वो जब जिस लेवल से वो गिरा रहता है वो लेवल का हमारा टारगेट रहता है। तो वो क्या होता है, करेक्शन वेव में हम एंट्री करते हैं। अब जब आप पॉजिटिव ट्रेंड में भी जब करते हैं तो हम करेक्शन वेव में ही एंट्री करते हैं, और नेगेटिव ट्रेंड में जब करते हैं तब भी हम करेक्शन वेव में ही ट्रेंड करते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन होता है रिवर्सल। रिवर्सल क्या है, जब भी आपका कोई ट्रेंड लोअर लो या हायर हाई फॉर्मेशन बनाता जाता है, बनाने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि लोअर लो फॉर्मेशन बनाना बंद करता है और क्या करता है, प्राइस जैसे कि लोअर लो फॉर्मेशन, लोअर लो हायर हाई का फॉर्मेशन जो ख़त्म करता है। जैसे कि आपने यहाँ पे बनाया, ये हायर हाई हुआ, फिर ये लोअर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये हायर हाई, इस तरह से आते आते एक बार क्या होता है कि ट्रेंड लोअर लो बनाना छोड़ देता है। तो इस तरह बनाने के बाद लोअर लो भी नहीं बनाता, हायर हाई भी नहीं बनाता, बल्कि इस तरह से साइड में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। तो जब तक ये जो ट्रेंड का ये जो साइड है, इसको बोलते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। जब तक अब ये इस तरह के ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस, अब हमें पता नहीं चलता है कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर भी इस तरह से जा सकता है, फिर से हायर हाई इस तरह से भी हो सकता है, या फिर इस रेंज का ब्रेक डाउन करके फिर इस तरफ भी जा सकता है। तो इस जो जोन बना है इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन या एक्यूमुलेशन जोन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन। आप स्मार्ट
जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, इसको जब आप सीखेंगे तब आपको ये उसमें आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि ये कंसोलिडेशन जोन है या डिस्ट्रीब्यूशन जोन है या एक्यूमुलेशन जोन है। जब भी आपका अगर आपका कंटिन्यू समझिए कि ट्रेंड पॉजिटिव है और इस तरह का जोन ऊपर की तरफ बना, तब इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमें क्या होता दिखता है वो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे तो वो पता चलेगा। वहाँ पर आपको अक्यूमुलेशन होता रहा। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि ये जोन बना है, इसके बाद जो ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, पंप अप हो रहा है। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट देने के बाद जब हो रहा है वो पंप अप हो रहा है, और नीचे ब्रेकआउट देने से पहले भी जब होता है उसको भी हम पंप अप ही बोलते हैं, इसको हम अक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। अगर आप वही नीचे की तरफ बोल रहे हैं तो यहाँ पे पंप डाउन या हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये बात आप हमेशा ख्याल में रखिए। तो ट्रेडिंग करते वक्त, तो ट्रेडिंग करने के वक्त मेन अहम 3 बातों को हमेशा याद में रखना है। तो फर्स्ट, उसमें से फर्स्ट क्या होता है, ट्रेंड बोलते हैं। फर्स्ट हम बोलते हैं उसको, हमें देखना क्या है, ट्रेंड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड या फिर स्ट्रक्चर। ट्रेंड या स्ट्रक्चर, तो ये फर्स्ट पॉइंट होगा। हमें जब भी हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या देखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर या ट्रेंड क्या है वो देखना है। नंबर टू पे आता है वेव। नंबर टू पे आता है वेव। ये हो गया नंबर 2। इसके बाद आता है लोकेशन। इसके बाद आता है लोकेशन। ये बोलते हैं लोकेशन। अब इसके बाद लोकेशन के बाद आता क्या है, यहाँ पर आपको लोकेशन के बाद आता है इंस्टीट्यूशनल प्राइस बिहेवियर। इंस्टीट्यूशन बिहेवियर, तो ये नंबर 4 पे आता है। और इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशन प्राइस बिहेवियर के बाद आपको प्राइस एक्शन। और इसके बाद आपका बनता है, इसके बाद आपको जो बनना है वो होता है एग्जिट प्लान। और फिर एग्जिट प्लान, इसके बाद बनता है एंट्री प्लान। और फिर बनता है एक मिनट, इसको थोड़ा मैं डिलीट कर लेता हूँ। एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान, एंट्री प्लान। और इसके बाद जो बनता है वो होता है स्टॉप लॉस। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को फॉलो करने से ही आपको
कोई भी स्टॉक में पैसा बन सकता है अगर इस मेथड को आप फॉलो नहीं किया। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 पॉइंट्स है, इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पैसा मार्केट में बन सकता है। बनने से कोई रोक नहीं सकता है सिवाय खुदा के। तो ये मेथड आपको फॉलो करना है। तो देखिए, पहले आता है ट्रेंड स्ट्रक्चर। ट्रेंड स्ट्रक्चर क्या है? ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या साइड वेव्स है? अगर आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में वेव कौन सा है, वेव क्या चल रहा है, मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। जैसे कि अभी ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया, हायर हाई हायर लो, हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आपका प्राइस अगर हायर हाई लो को तोड़ के ऊपर की तरफ है तो क्या हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं? नहीं, हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हाई को तोड़ने के बाद हमारा जो एंट्री बनता है, इस हाई का जो तोड़ा हुआ हाई है, उस हाई का हमें रिस्पेक्ट लेके प्राइस वहाँ पे रुकना है, तो वो बॉटम में आना है। तो मतलब क्या है? वेव नेगेटिव होना है। पॉजिटिव ट्रेंड में वेव नेगेटिव होना है। नेगेटिव के बाद प्राइस का जो लोकेशन होता है वो सपोर्ट यानी डिमांड जोन पे रहना है। उस तभी जाके हम एंट्री और एग्जिट का प्लान बना सकते हैं। और वो डिमांड जोन में आ तो गया, लेकिन वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है? प्राइस एक्शन आपको इंडिकेट देता है कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ होने। लिक्विडिटी किस तरफ ग्रैब हो रही है? अगर आपको लिक्विडिटी मानो कि जितना भी लिक्विडिटी आप सेलिंग के तरफ आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है? बायर्स को ग्रैब करता रहते हैं, और जब बायर्स के तरफ लिक्विडिटी आ रही है तो सेलर्स को ग्रैब करता है। तो ये आपको देखना पड़ता है। और उसके बाद आता है एग्जिट प्लान। आप जब भी आप एंट्री करने से पहले आपका टारगेट पहले कंफर्म हो जाना है, तभी जाके आप एग्जिट प्लान बनाना है। अगर आपका टारगेट कंफर्म नहीं है तो आपका एंट्री प्लान बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो जैसे ही आपने एग्जिट प्लान बना लिया कहाँ पर हमारा टारगेट रहना है, तो उसके बाद हमारा जब एंट्री होता है, एंट्री के बाद हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो ये एक रूल्स है, ये एक सीक्वेंस है जिसको यूज़ करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर मेरे निगाह से अगर देखेंगे तो मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर को एक सक्सेसफुल जो शिकारी बोलते हैं ना, शिकारी में भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जो शिकारी में एक होता है शातिर शिकारी और दूसरा होता है माहिर शिकारी। शातिर शिकारी और माहिर शिकारी में अंतर क्या है? शातिर शिकारी वो होता है जो अपना शिकार जो अपना गुना हुआ जाल होता है, उस जाल में फंसने का इंतज़ार करके, और जैसे ही वो लम्हा आता है जब वो शिकार उसमें आके फंस गया, तो इमीडिएटली वो एक्शन में आके उसको हड़पता है, तो उसको शिकार करता है। तो ये शातिर शिकारी का प्लान रहता है। और उसी तरह माहिर शिकारी कौन होता है? माहिर शिकारी वो होता है जो कि प्लान उसको पहले ही पता रहता है कि उसके शिकार कहाँ पे आता है और उसको कहाँ पे जाल बनाना है, और तो उसको जाल को बनाने के बाद कितने वक्त में वो आ सकता है, ये सब वो कैलकुलेट करके वो उसी वक्त पर उसी जगह पर वो प्लान अपना जाल बिछाया रहता है, ताकि वो शिकार का, और बिछाने के बाद उसको अपना शिकार को उसमें आके फंसने का इंतज़ार करता है। तो ये माहिर शिकारी का अंदाज़ा होता है। तो इसी तरह से आपको ट्रेडर और प्रो ट्रेडर में भी फ़र्क होता है। ट्रेडर वो होता है जो प्राइस को कहीं जहाँ पे दिखा वहाँ पर वो एंट्री घुसता नहीं है, वो देखता है पहले इस सीक्वेंस को वो फॉलो करता है। फॉलो करने के बाद प्राइस का कहाँ पर है वो उसको कंफर्म कर लेता है। उसके बाद वो देखता है कि प्राइस कब उस लेवल में आता है, तो उस लेवल में आने के बाद तक वो इंतज़ार करके उसके बाद ही वो अपना एग्जिट एंट्री जो भी प्लान है वो बनाता है। और दूसरा एक प्रो ट्रेडर वो होता है जो जब भी आपका प्राइस वो बड़ा टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, और उसके हिसाब से वो पहले ही बिना कोई इंडिकेटर बिना कोई टूल्स का ही वो अपने हिसाब से प्राइस को फॉलो करता है, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। वो उसको एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस वक्त में, इस दिन या इस वीक में ये प्राइस इस लोकेशन में आएगा, तब मैं जाके उस स्टॉक में एंट्री करूँगा। इस तरह का एक प्लान बना के वो क्या करता है, अलर्ट में डाल देता है उस ट्रेंड को, उस स्टॉक को पर्टिकुलरली वो जो प्राइस को वो मार्क करके रखा रहता है,
उस प्राइस में आने तक का अलर्ट में डाल देता है। उस प्राइस में आने का जैसे ही वो प्राइस वहाँ पर आया तो उसको एक अलर्ट मैसेज आ जाता है, तब तो वो जाके एंट्री करता है। तो ये एक माहिर या प्रो ट्रेडर का अंदाज़ा रहता है। तो इस तरह का ट्रेडर बनना है तो ये सब सीक्वेंस फॉलो करना है और आपको चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करना है। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको इसमें आपको कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, आप कहीं से भी आप सीख क्यों नहीं रहे हो, तो वो आपको उसमें उस ट्रेडर में आपको उसमें उतना कामयाबी नहीं मिलेगा जब तक कि आप पर्टिकुलरली चार्ट पे काम नहीं करेंगे, आप चार्ट पे मेहनत नहीं करेंगे तो आप प्रो ट्रेडर या नॉर्मल ट्रेडर भी आप नहीं बन सकते। तो ये मेरा बोलने का मकसद है। और दूसरा, मैं बहुत सारा वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे हमारे भाई लोग जो हैं स्टॉक्स को बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन पर्पस वो भी सेल कर बता रहे हैं। तो मैं भी मेरा भी जितना भी जो डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ ये पूरा एजुकेशनल पर्पस है। मैं कोई भी स्टॉक में आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप बाई कीजिए, आप सेल कीजिए, आप कोई पोजीशन बनाइए। ये जो भी आप करना है वो अपने हिसाब से अपना जो माइंडसेट है उसमें आप सीख कर आपको सही जहाँ पे लगता है वहाँ पे आप अपना डिसीजन लेके आप वहाँ पे ख़रीद फरोख्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको जहाँ भी इन्वेस्ट करना है वो एक सभी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्ट करना है। और दूसरा कि मेरा कोई रिकमेंडेशन कोई भी स्टॉक में आपको नहीं रहता है कि आप यहीं पे ख़रीदो यहीं पे बेचो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। जो भी मैं शेयर करता हूँ वो अपने एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर करता हूँ। वहाँ पे आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पर आप इन्वेस्ट करके अपना ट्रेडिंग में जो भी आपको मुनाफा हो या नुकसान होता है, ये जो भी होता है ये आपका अपना जिम्मेदारी में रहता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि बहुत सारा मैंने देखा यूट्यूब में कि ये सब्बल स्टिक ये वो वगैरह पैटर्न का पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। तो मैंने भी इसके बारे में कोशिश किया कि ये है क्या आखिर जानने के लिए। तो 2-4 लोगों से मैंने ये जानकारी भी हासिल की कि सब्बल स्टिक पैटर्न जो करते हैं वो 1% के पीछे भागते रहते हैं। तो 1% मेरा समझ में नहीं आया कि 1% के पीछे भागते क्यों हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है कि अगर आप अच्छे से मार्केट में अब जो भी काम करते हो, जब तक आप उस काम में महारत हासिल नहीं करते तो उस काम में होने वाले नफ़ा नुकसान को आप पहचान नहीं सकते। तो इसको जानने के लिए आपको करना क्या है, तो पहले उस काम के बारे में तहकीक करना है, उसके बारे में उसकी अच्छाई और बुराई को सीखना है, क्या है देखना है। और उसके बाद जब आप वो हलाल है या हराम है इसको पहचान करने के बाद आप जब वो हलाल है तो हलाल में भी कैसे हम उसमें ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं ये सब आप सीखना पड़ता है, तभी जाके आप वो काम कर सकें। तो इसमें भी ऐसा ही है। तो स्टॉक के अनुसार से आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो हलाल व हराम का तमीज़ करने के बाद उसके बाद जब प्राइस आप जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्ट करने के लिए प्राइस को कहाँ पे ख़रीदना है तो इसको आप सीखना है, कहाँ पे ख़रीदना है और कहाँ पे बेचना है। ये सब आप धीरे धीरे करके जब आप सीखते जाएंगे तो अपने आप को एक्सपीरियंस देते जाएंगे। तो जैसे ही एक्सपीरियंस होता है तो अपने आप को धीरे धीरे आप क्या करते हैं मुनाफे की तरफ अपने आप को रूटिंग कर सकते हैं। तो ये एक तरीका रहता है। अब ये जो 1% का चक्कर मुझे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि देखिए अगर ये जो मैं कोई यूट्यूबर से मैं जाना कि वो जो सब्बल स्टिक का पैटर्न है वो जिन्होंने भी इसको फाइंड आउट किया है, ये जो भी इससे मुनाफा हासिल कर रहे हैं, अल्लाह उनकी कमाई में खैर व बरकत दे और उनको ऐसे आगे बढ़ाते रहें। या मेरा एक ख्वाहिश ये है कि देखिए वो क्या कर रहे हैं वो उनको पता है, लेकिन जो भी हमें करना है वो हम सीख के करना है। क्योंकि देखिए अगर आप 1% के पीछे पड़ेंगे, मान लो वो जो बता रहे थे कि सब्बल स्टिक पैटर्न जो इस्तेमाल होता है वो उन स्टॉक्स में होता है जिसमें तेज़ी धीमी से रहती है, मतलब धीमे गति की मूवमेंट्स रहता है, मार्केट में धीमे गति का मूवमेंट रहता है उस तरह का स्टॉक में। और दूसरा बात यह है कि डाउन ट्रेंड का जो स्टॉक रहता है उस तरह का स्टॉक्स में वो ज़्यादातर सब्बल स्टिक पैटर्न काम करता है, ऐसा उन्होंने ऐसा वो बता रहे थे। तो जो मैंने जहाँ से जानकारी हासिल की ये मेरी समझ में आ रहा है। तो अभी इसमें क्या है कि दोनों तरह का जो है नफ़ा नुकसान दोनों भी इसमें भी है। कैसा है बस कि आप समझ लीजिए कि अगर आपका ट्रेंड डाउन में है और आप डाउन ट्रेंड के जो कोई भी एक लो रहता है वहाँ पे आप ले रहे हैं
और लेने के बाद वो जो डाउन ट्रेंड का जो सपोर्ट लेवल पे आकर अगर वहाँ पे आप कुछ स्टॉक्स ले रहे हैं, लेने के बाद आपका टारगेट जो रहता है उस डाउन ट्रेंड का जो हाई रहता है, प्रीवियस हाई रहता है, उसका टारगेट रखते हैं। अब आपको ये पता नहीं है कि वो टारगेट का परसेंटेज कितने दिन में या कितने देर में जाएगा। तो ये बिना जाने अगर आप समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड है तो ख़रीद लिया सपोर्ट पे, और प्रीवियस हाई का या जो भी छोटा टाइम फ्रेम है उसका हाई का मैंने टारगेट रख लिया 1%, 1.5% या 2% का टारगेट रख लिया और निकल गया। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है दोनों। देखिए, अगर पहली बात तो डाउन ट्रेंड है, अगर बैड न्यूज़ आ गई तो हो सकता है कि जो सपोर्ट है उसको भी तोड़ के, जहाँ पे आपने ख़रीदा है उसको भी वो तोड़ के और नीचे चला जाए, तो वहाँ पे आपको एक नुकसान होने का चांसेस रहता है। दूसरा व्यू ऑफ पॉइंट ऐसा है कि समझ लीजिए कि न्यूज़ कोई उस स्टॉक के रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आ गई और आप वहाँ पर जो प्रीवियस डे के दोपहर में ख़रीदा हुआ स्टॉक हो, जो भी हो, तो वो स्टॉक का 1% का प्रॉफिट बुक करके आप निकल गए, और उस स्टॉक में कोई ऐसी न्यूज़ थी कि वो उस दिन वो स्टॉक क्या किया, उसका वो वहाँ से रिवर्सल होके अपना जो प्रीवियस हाई है, जो आप 1% लेके निकले हैं और उसका प्रीवियस हाई तोड़ते हुए वो अनदर 15% तक भी आपका टारगेट चला, उस दिन का टारगेट चला गया। तो आप यहाँ पे 1% लेके आप बाहर तो हो गए, लेकिन वो स्टॉक आपका 10-15% मूव हो गया, तो आप वहाँ पे कितना बड़ा नुकसान आप झेल गए। तो ये दोनों भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो जो भी ये कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप बेहतर है कि सीख के प्रॉपरली एनालिसिस करके उसके बाद आप करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरा कि ये है कि शॉर्ट सेलिंग, जैसा कि मैंने बताया, इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो उस दिन ही शॉर्ट किया और नीचे जाके ख़रीदा, तो ये भी जायज़ तरीक़ा नहीं है। तो आप बेहतर समझ सकते हैं, आप जहाँ भी कोई भी मुफ्ती आलिम से आप बात कीजिए, उसके बाद ही आप अपना ट्रेड लीजिए। तो ये मेरा बताने का मकसद है, और मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करना या ऐसा कोई गलत जानकारी देना ऐसा नहीं है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन के हिसाब से जो आपको सही लगे वो आप कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको और दूसरी बात ये बता रहा था कि मैं आपको एक दो स्टॉक्स जो बता रहा था, जो उसमें से एक है ये सिम्फनी वाला। जो देखिए, सिम्फनी स्टॉक जो है, इसको मैंने ये एक अच्छा स्टॉक है जो आने वाले दिन, जो अभी ये 1824 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये आने वाले दिन 2200 तक का इसका रेंज है। तो ये यहाँ तक जा सकता है, यानी 2200, यानी इस तरह यहाँ तक का ये इसका टारगेट है, ये यहाँ तक जा सकता है। ये कैसे जाता है और हमको एनालिसिस कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। और दूसरा एक स्टॉक है, वो है EKC। ये वाला EKC जो आज का डेट में ये प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद भी ये हमें इसका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोबारा ये यहाँ तक आने का चांसेस है। तो इसमें ये जोन पर जहाँ पर ये आएगा, तो हमारा जो, अगर हम यहाँ पे अराउंड 188 या 185 के बीच में अब हम ख़रीदते हैं, तो यहाँ पर हम 230 240 तक का हम इसको टारगेट रख सकते हैं। तो ये भी कैसे इसको हम फाइंड आउट करें, तो ये एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस है। मैं अभी तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम हो गया है, तो मैं बेहतर समझता हूँ कि ये जो इस 2 स्टॉक का एनालिसिस मैं कल संडे का वीडियो में मैं आपको अपलोड करता हूँ। तो इस तरह के और भी इंफॉर्मेशन भरी वीडियोस के लिए, जानने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। और आपको जितना भी मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ, तो इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा के अपना ट्रेडिंग का कैरियर को बेहतर बनाने की तरफ अपना कैरियर ले जाइए, ठीक है। तो अपना जो भी ट्रेडिंग जर्नी है उसको आप बेहतर बनाइए इस टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए से, ठीक है। तो ये मेरा मकसद था इस वीडियो बनाने का। तो अगले वीडियो में मैं जो 2 स्टॉक बताया है, EKC और सिम्फनी, इसका मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।